Hello class, today's lecture is about DML. All we will study pure SQL now related to queries. What are today's session objectives? Table language, table level constraint, data manipulation languages, DML queries in which we will study select query, calculated field, use of as and where clause, search with the comparison, operators, use of between, not between, use of in, not in, use of not like, use of null, not null constraint. Okay, what is table level constraint? Last lecture में हमने क्या पढ़ी थी? Column level constraints पढ़ी थी. Created after defining various column can refer to more than one column, allows creating several constraints on the same column. It is not possible to create a not null constraint by using this method. Okay, सबसे पहले एग्जाम्पल पे आ जाए. जो इजी से एग्जाम्पल है, आप लोगों को समझ आ जाएगी. ये सारी कॉन्स्टेंट्स जो हम पढ़े एक्चुअली ये क्या है, ये रूल्स क्या है, ये क्या डेफिनेशन है सारी. ओके, क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़. हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ किसका? एम्प्लॉयज़ का. ये वाली लाइन जो है ये क्रिएट कर देगी एक टेबल किसका? एम्प्लॉय का. देन वी हैव टू डिफाइन इट्स एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी डेसिमल, उसकी डाटा टाइप एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, एम्प्लॉय फ़ोन नंबर. लुक एट दिस, कॉन्स्टेंट साथ लगाई हुई. एम्प्लॉय फ़ोन नंबर, डाटा टाइप वार्चार, कॉन्स्टेंट नॉट नल, कि फ़ोन नंबर में एम्प्टी रिकॉर्ड नल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए. एम्प्लॉय मेल, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी. ओके, नाउ लुक एट दीज कॉन्स्टेंट. कीवर्ड क्या लिखा है? कॉन्स्टेंट प्राइमरी की बना दो एम्प्लॉय आईडी को, यानी कि इस कॉलम पे जो कॉन्स्टेंट लगानी है वो किसकी लगानी है? प्राइमरी की. सेकंड, कॉन्स्टेंट यूनिक, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एंड एम्प्लॉय लास्ट नेम. एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम पे और एम्प्लॉय के लास्ट नेम, इन दोनों कॉलम पे कॉन्स्टेंट लगा दो यूनिक की, यानी कि हर एक एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दूसरे एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. नेक्स्ट, एम्प्लॉय के फ़ोन नंबर पे एम्प्लॉय की ईमेल पे और एम्प्लॉय की मेल लेंथ पे चेक कॉन्स्टेंट लगाई. क्या लगाई हुई? कॉन्स्टेंट चेक एम्प्लॉय मेल लाइक अंडरस्कोर @ और डॉट, कि आप चेक करो कि एम्प्लॉय की ईमेल में इस अंडरस्कोर का भी साइन हो, @ का भी साइन हो और ये डॉट का भी साइन. ये परसेंट के बीच में ये क्या डिस्प्ले कर रहा है? ऐड भी डिस्प्ले होना चाहिए और डॉट भी डिस्प्ले होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्या बताई हुई है? कॉन्स्टेंट इसी एम्प्लॉय मेल वाली एट्रीब्यूट पे एक और कॉन्स्टेंट लगाओ जिसमें लेंथ चेक करे ईमेल की कि वो ग्रेटर होनी चाहिए 15 डिजिट से, 15 करेक्टर से ज़्यादा जो है वो लेंथ होनी चाहिए हमारी ईमेल की. दोबारा मैंने क्या की? चेक कॉन्स्टेंट्स लगाई. आप चेक करेंगे कंडीशंस, यार क्या वाकई ईमेल में इस किस्म का डाटा डाला इसने इस ईमेल वाले कॉलम में जिसमें अंडरस्कोर भी आ रहा है, @ का साइन भी आ रहा है और डॉट का साइन भी आ रहा है, और क्या वाकई वो ईमेल 15 करेक्टर से ज़्यादा भी है या नहीं. ओके, नेक्स्ट कॉन्स्टेंट लगाई हुई है यूनिक कॉन्स्टेंट लगाई हुई है एम्प्लॉय की ईमेल पे. सिंपल, उसने ये भी कहा कि हर एम्प्लॉय का ईमेल भी जो है वो दूसरे एम्प्लॉय की ईमेल से डिफरेंट होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए. देन सैलरी वाले कॉलम पे उसने कॉन्स्टेंट लगाई है कि चेक करो जो भी सैलरी है वो ग्रेटर देन 5000 होनी चाहिए हर एम्प्लॉय की. ये देखिए, आप मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स मैंने मल्टीपल कॉलम में लगाई अपनी मर्जी से. ये आप लोगों की मर्जी, आप किस किस्म की कॉन्स्टेंट्स इन पे लगाना चाहते हैं. नेक्स्ट, लास्ट मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम रह गया जिसको मैंने क्या किया? फॉरेन की बना दी. कॉन्स्टेंट फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी, इस डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बना दें. रेफरेंसेस, इसका बेस टेबल कौन सा है? डिपार्टमेंट्स इसका बेस टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट आईडी क्या थी? प्राइमरी की थी. नेक्स्ट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. क्या है ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज? ये किसी को समझ ना आई, ये इतनी आसान कॉन्सेप्ट्स आप जब लगाएंगे, आप डाटाबेस में क्यूरीज लिख के खेलेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा. जब रिजल्ट्स चेंज हो रहे होंगे डाटाबेस में, आपका खुद दिल करेगा कि आप और क्यूरीज से काम करें. आप उतना ज़्यादा लर्न करेंगे जितना ज़्यादा आप इन क्यूरीज के साथ खेलेंगे. जितनी आप चेंजेस करके देखेंगे, जितना क्यूरीज को आप खेलेंगे, इधर इससे का डाटा उठा के उधर फेंक दिया, दूसरे टेबल का इस टेबल में ले आए, फर्स्ट टेबल का सेकंड में ले गए, सेकंड का थर्ड में ले, जितना ज़्यादा आप इन क्यूरीज से खेलते जाएंगे डाटाबेस की, उतनी ज़्यादा आपको डाटाबेस आएगी और उतना ही आपको मज़ा आएगा डाटाबेस की क्यूरी करते हुए. ट्राई करके देखिए कि क्यूरीज एज इट इज़ यहाँ से उठाएं और एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके देखें. एक दफ़ा रिजल्ट आए, जब आपको एक दफ़ा चलानी आ गई तो इसमें छोटी छोटी चेंजेस करके देखें. जितने कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते जा रहे हो, जितने आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर आप एक दिन डाटाबेस डेवलपर बन जाएंगे और बहुत अच्छी पोस्ट पे इंशाल्लाह सारे हायर हो जाएंगे. नेक्स्ट अब हम क्या करने लगे? डाटा मैनिपुलेशन पढ़ने लगे, जिसमें हमने 4 बेसिक ऑपरेशन पढ़ने: सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट.
ये हम बार बार पढ़ी जा रहे हैं। थ्योरी में हमने कवर किया यार, सिलेक्ट क्या करता है, इंसर्ट क्या करता है, अपडेट क्या करता है, डिलीट क्या करता है। नाउ इट्स टाइम कि हम इसको लैब में बैठ के, अपने सिस्टम पे बैठ के ये सारी क्यूरीज रन करके देखें कि क्या ये काम वैसे ही करती है जो हमने इनके बारे में पढ़ा है। क्या हम सिलेक्ट करते हैं तो ये वाकई हमें सिस्टम में से डाटा निकाल के दिखाता है। जब इंसर्ट करते हैं तो रिकॉर्ड सिंपली ऐसे इंसर्ट होते हैं। Okay, the DML statements are used to populate and query the table. DML statements consist of the following four statements: select, insert, update, and delete. Select is used to query data in database. Insert is used to insert data in table. Update query is used to update data in table, or you may alter your table. Delete is used to delete data from a table. ओके नाउ सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वो करती क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, देन उसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि सेलेक्ट स्टेटमेंट किस तरह हमारे पास जो है वो काम करिए। ओके, द पर्पस ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट इज टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले डाटा, टू रिट्रीव एंड डिस्प्ले डाटा फ्रॉम वन और मोर डेटाबेसेस टेबल। ऐसा ही है कहने का। इसका ये मतलब है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, जब हम डाटा टेबल में से निकाल के फेच करते हैं और उनको व्यू करते हैं। ये है सिलेक्ट स्टेटमेंट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जिस तरह आप सब टाइप करें गूगल में व्हाट इज़ डेटाबेस, ठीक है, ये आपने क्यूरी लिख दी जिसमें से आप डेटाबेस में से, गूगल के बहुत बड़े से डेटाबेस में से आप सिर्फ एक चीज़ जो सिलेक्ट करें वो क्या, डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस, जिसके लिए आपने क्या क्यूरी लिख दी, व्हाट इज़ डेटाबेस। सेम यही काम करे हमारा सेलेक्ट। सेलेक्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एसक्यूएल कमांड। बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हम बहुत ज़्यादा डाटा सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी यूनिवर्सिटी में हम रोज़ 1000 सेलेक्ट की स्टेटमेंट लिख रहे हैं। द सिंटैक्स ऑफ दिस सेलेक्ट स्टेटमेंट इज सेलेक्ट कीवर्ड, देन वो कॉलम्स जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं फ्रॉम उस टेबल का नाम जिसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। सिमिलर वही है जो हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, सिंटैक्स भी वही है, सब कुछ वही है। बस इस लैब्स में हमने क्या करना है, ये अप्लाई करके देखने के यार ये क्या क्या रिजल्ट देते हैं जो हम पढ़ चुके इतना सब कुछ, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे क्या हमें रिजल्ट देते हैं। ओके, सिंटैक्स सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल। ये जब स्टैटिक लगा देते हैं ना, इसका मतलब है इसने सारे ही कॉलम उठा लेने, जो भी आपने यहाँ पर टेबल का नाम दे दिया, स्टूडेंट दे दिया, एम्प्लॉयज़ दे दिया, टीचर्स दे दिया, कोर्स दे दिया, अटेंडेंस दे दी, सारे जितने भी कॉलम होंगे ना उस टेबल के सारे ये स्टैटिक उठा लेगा। और दूसरा सेंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम। अपनी मर्जी से कॉलम नेम डिफाइन करो। फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट करते हो सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के टेबल में से मुझे स्टूडेंट्स के सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखा दो, बाकी कॉलम्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब मैं उनका डाटा व्यू नहीं करना चाहता, तो आप यहाँ पर कॉलम नेम भी अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हो। ओके, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। दिस स्टैटिक साइन इंडिकेट्स दैट यू वांट टू सिलेक्ट ऑल फील्ड्स कंटेन्ड इन दिस टेबल। To select specific column, write the name of those column after the SQL server. Select keyword, specify the names of the column that you would like to retrieve, separated by comma. You can specify as many columns as you want. You can even specify the same column more than once. The column appears in the order selected. The from keyword lets you to specify from which table you want to retrieve all these fields or all these column. A table's name always appears after the from keyword. ये इजी सिंपल इंग्लिश समझ आ गई है। क्या लिखा हुआ है कि स्टैटिक का साइन क्या करेगा, सारे कॉलम्स उठा लेगा। अगर आप सारे कॉलम्स नहीं उठाना चाहते हैं तो आप क्या करें, हर कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर दें और उसको सेपरेट कर दें कॉमा के साथ। जितने मर्जी आप कॉलम चाहें आप एक टेबल में से उठा सकते हैं, और आप एक कॉलम को एक से ज़्यादा दफ़ा भी उठा सकते हैं। और हमेशा फ्रॉम क्लॉज में ये आप डिफ़ाइन करते हैं कि किस टेबल से मैंने अपना डाटा उठाना है, और फ्रॉम क्लॉज या फ्रॉम कीवर्ड जो टेबल का नाम है वो हमेशा फ्रॉम कीवर्ड के बाद आता है। ये जो इतने सारे इंग्लिश में पॉइंट लिखे हैं सबकी उर्दू समरी ये है। ओके, यूज़ ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। अब डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, डिस्टिंक्ट ऐसे ही हमें कीवर्ड से समझ आ रहा है, ये क्या करेगा, सेपरेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि जहाँ पर भी दो सिमिलर चीज़ें हैं वो नहीं होगी। डिस्टिंक्शन आपकी क्लास में कहूँ, आपकी क्लास में किसके पास डिस्टिंक्शन है, तो आपके सीआर या आपकी क्लास का टॉपर हैंड रेज करेगा और कहेगा मैडम आई हैव डिस्टिंक्शन, आई एम टॉपर ऑफ दिस क्लास। ऐसे ही है, वो आप सबसे यूनिक है, आप सबसे डिस्टिंक्ट है, कोई भी उस जैसा सिमिलर नहीं है। यही डेटाबेस में हमारे पास होता है। डिस्टिंक्ट जब हम कीवर्ड यूज़ करें तो डुप्लीकेट्स रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे डेटाबेस में 3 दफ़ा नाम में हिरा 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 पड़ा हुआ है
मैंने अगर लिख दिया सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम्स फ्रॉम टीचर्स, टेबल का नाम टीचर्स है और नेम कॉलम का नाम मैंने लिखा है, तो जब भी डिस्टिंक्ट कीवर्ड कॉलम के पीछे लगा दिया तो वो क्या करेगा, यूनिक नाम उठाएगा। अगर हेरा 3 दफ़ा है तो दोबारा वो हेरा वाला नाम नहीं उठाएगा, ना वो वाली रिकॉर्ड दोबारा उठाएगा। अ टेबल डेटा कैन कंटेन सेवरल डुप्लीकेट वैल्यूज़, देखा एक टेबल में बहुत सारी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट डज नॉट एलिमिनेट डुप्लीकेट डाटा, सिलेक्ट जब भी हम कहते हैं वो हमेशा डुप्लीकेटेड डाटा का रिकॉर्ड देता है। टू एलिमिनेट दिस डुप्लीकेशन प्रॉब्लम वी यूज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड, इस इशू को ख़त्म करने के लिए कीवर्ड क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, डिस्टिंक्ट। ये कीवर्ड क्या करता है, डेटाबेस में डुप्लीकेट्स रिमूव करता है एक्चुअल। ओके इसका सॉरी ओके इसका सेंटेक्स हमारे पास क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डेजिग्नेशन। देखो अब 1000 टीचर्स टीए होंगे, 1000 टीचर्स लेक्चरर होंगे, बहुत से टीचर एपी होंगे, बहुत से टीचर एसोसिएट होंगे, बहुत से टीचर जो होंगे डीन की पोस्ट पे भी होंगे, बहुत से टीचर प्रोफेसर भी होंगे। अब देखो बहुत सारे जो टीचर हैं मगर डेजिग्नेशन तो एक ही है ना लेक्चरर, उस पर बहुत सारे लोग हायर हैं। हम सिर्फ ये पता करना चाहते हैं यार इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या हायरार्की है, क्या क्या इसमें डेजिग्नेशंस हैं, बस हम सिर्फ ये पता करना, ये नहीं पता करना चाहते एक डेजिग्नेशन पे कितने कितने लोग हैं, सिर्फ डिफरेंट डेजिग्नेशंस पता करना चाहते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया, कीवर्ड पीछे लगा दिया डिस्टिंक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डाटा। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डाटा। अब ये वाली जो क्यूरी है, ये जो 2 लाइन्स की क्यूरी है, मुझे रिकॉर्ड देगी डिफरेंट डेजिग्नेशन, जिसमें एक दफ़ा लिखाएगा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, टीएज, लैब इंजीनियर, लास्कर्स, ये सारी पोस्ट। अब ये सब कुछ चीज़ें एक एक दफ़ा लिखी आएंगी, कोई भी चीज़ मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं होगी, डिस्टिंक्ट पोस्ट नज़र आएगी मुझे। आफ्टर द एसक्यूएल सर्वर डिस्टिंक्ट कीवर्ड इट इज़ पॉसिबल टू स्पेसिफाई मोर देन 1 कॉलम। ये भी हो सकता है कि आप एक कॉलम के अलावा और भी कॉलम से डिस्टिंक्ट डाटा उठाना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स भी। द एसक्यूएल सर्वर डिस्टिंक्ट क्वालिफायर अफेक्ट्स ऑल द सिलेक्टेड कॉलम इज in so doing the result will display the unique combination of the values from the different column। बस डिफरेंस इतना है कि आपका जो डिस्टिंक्ट के बाद जितने कॉलम्स के नाम लिखे वो हर कॉलम में से डिस्टिंक्ट वैल्यू उठा लेगा, हर कॉलम में किसी भी कॉलम में डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं रहने देगा हमेशा। जो एसक्यूएल, ये नोट याद रख लो, द एसक्यूएल सर्वर डिस्टिंक्ट कीवर्ड शुड बी इंक्लूडेड इमीडिएटली आफ्टर द एसक्यूएल सर्वर सिलेक्ट कीवर्ड। हमेशा सेलेक्ट के फ़ौरन बाद डिस्टिंक्ट लगा दो और आगे अपने कॉलम का नाम लिख दो, वो कॉलम में से डिस्टिंक्ट वैल्यू उठा लेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज कैलकुलेटेड फील्ड एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये कैलकुलेटेड फील्ड हम लेक्चर्स में भी कवर कर चुके, वैसे तो हम ये सब कुछ अपने थ्योरी के लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, मगर फिर भी आपके लिए लैब में एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन इसलिए दी जा रही है ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको इसके लिए आसानी हो। ऑल्सो नोन एज कंप्यूटेड और डिराइव्ड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड का सेकेंड नाम क्या है, कंप्यूटेड और डिराइव्ड फील्ड, यानी कि वो रन टाइम पे हमारे पास कैलकुलेट होकर आती हैं। In a calculated field, we can use an SQL expression that can involve addition, subtraction, multiplication and division. The column referred in an arithmetic expression must have numeric data type. जो भी चीज़ें कैलकुलेटेड फील्ड में आ रही हैं उनकी हमेशा डाटा टाइप क्या होगी, न्यूमेरिक डाटा टाइप होगी। और हम उस पर अरिथमेटिक कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आते हैं। ओके अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन न्यूमेरिक डाटा टाइप। सबसे पहले न्यूमेरिक डाटा टाइप पे अरिथमेटिक ऑपरेशन लगना है तो क्या एग्जांपल, यू राइट अ क्यूरी टू कैलकुलेट द एम्प्लॉयज सैलरी आफ्टर द एडिशन ऑफ 20%। अभी ये कहना चाह रहा है कि आपने क्या पता करना है, आपने ये पता करना है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी कितनी है जब उनको इंक्रीमेंट मिल गया है 20% का एट द एंड ऑफ दिस ईयर। क्या क्यूरी लिखोगे, सेलेक्ट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सैलरी, कॉमा सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1/2। दिस 1/2 इज़ 20%, सैलरी का 20% फ्रॉम टेबल एम्प्लॉयज़। अब आपको क्यूरी रिजल्ट क्या देगी, आपके पास रिजल्टेंट एक कॉलम बनाएगा, उसमें टेबल बनाएगा, उसमें क्या लिखा रहा होगा, एक कॉलम का नाम लास्ट नेम, दूसरे कॉलम का नाम फर्स्ट नेम, तीसरे कॉलम का नाम सैलरी और चौथे कॉलम के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा आ रहा होगा, मगर उसमें हर एक एम्प्लॉय की सैलरी मल्टीप्लाई हुई होगी 1/2 से। ये आपकी कैलकुलेटेड फील्ड है। अब आप चाहते हो कि मेरी इस कैलकुलेटेड फील्ड के ऊपर भी कोई नाम लिखा नजर आए तो आप यहाँ पर कीवर्ड लिख दोगे एज न्यू सैलरी या आफ्टर एडिशन ऑफ 20%, ठीक है, वो फिर आपके नए कॉलम पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा। दी अबव क्यूरी विल प्रोड्यूस 3 रिजल्ट कॉलम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सैलरी एंड कैलकुलेटेड फील्ड।
अभी कैलकुलेटेड फील्ड का कोई नाम नहीं होगा, आप इसके लिए अपनी मर्जी से नाम डिफाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कॉलम एलिसिस डिफाइन कर दो, यानी इस सैलरी मल्टीप्लाई 1/2 के साथ आगे लिख दो एज कैलकुलेटेड फील्ड सैलरी, बस। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप किसी भी किस्म की मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो, 0.14 से डिवाइड कर दो 2.7 से, प्लस उसमें 52.36 भी ऐड कर दो, तो भी ये सैलरी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। इन ऑर्डर टू डिफाइन ऑपरेटर प्रेसिडेंस सिंपली यूज़ राउंड ब्रैकेट। अगर आप चाहते हो कि आप इसको सॉल्व कैसे करूँगा मैं, तो आप राउंड ब्रैकेट यूज़ कर लोगे। ये पहले 2.7 और 52.36 को ऐड करेंगे तो उसको हम डिवाइड करेंगे 0.14 से, देन उसको हम सैलरी से मल्टीप्लाई करके कस्टमर का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करेंगे। ये किसी को ना समझ आई हो यहाँ तक? ये वाला लेक्चर आज आपका यहीं तक है, इसमें आपने यहाँ तक जाके एक दिन में प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है मिक्स हों। जब आपसे ये अरिथमेटिक में कैलकुलेटेड फील्ड्स तक आपने कर लिया, तब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी कि और आगे फर्दर हम किस तरह फील्ड्स जो है उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगा सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।